हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग इनपुट आउटपुट मॉडल करेंगे। इससे रिलेटेड क्वेश्चन प्रोबेबली जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं वो सब, और इसका टोटल कंसेप्ट करेंगे। इसमें एजम्पशंस ये सब हम लोग देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इनपुट आउटपुट मॉडल जो था 18th सेंचुरी में क्विज़ने के द्वारा दिया गया था। इसका आइडिया जो था, आइडिया वाज गिवन बाय क्विज़ने, द टेबल्यू इकोनॉमी। इसके बाद लेटर इसको डेवलप किया था लियोंटिफ ने। तो ये लियोंटिफ का इसमें बहुत बड़ा रोल रहा है। जैसे कि पहले क्या हुआ था, सबसे पहले आइडिया जो था वो क्विज़ने ने दिया था। आइडिया वाज गिवन बाय क्विज़ने। फिर क्या था, इस पे आगे काम किया था कार्ल मार्क्स ने। फिर लेटर इस पे इसका यूज़ किया था लियोंटिफ ने। एंड हमारे इंडियन इकोनॉमिस्ट का भी का रोल रहा है, डॉक्टर VKRV रॉय। उन्होंने भी इनपुट आउटपुट मॉडल का यूज़ किया था हमारे इंडियन इकोनॉमी में। तो ये 4 इकोनॉमिस्ट इससे रिलेटेड है, आपको ये सब इसके माइंड में रखने होंगे। इंडियन इकोनॉमिस्ट VKRV राव, इंडियन इकोनॉमी में इन्होंने इसका यूज़ किया था। इनपुट आउटपुट मॉडल आखिर होता क्या है? इनपुट आउटपुट मॉडल जो होता है, जैसे कि हम किसी इंडस्ट्री का आउटपुट किसी दूसरे इंडस्ट्री का इनपुट होता है, तो बस यही रिलेशन है। अगर अगर समझ लो एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर का फाइनल आउटपुट क्या हो गया? एग्रीकल्चर का फाइनल आउटपुट कॉटन हो गया। ट्री से वो लोग कॉटन प्रोड्यूस करके इसको सारे को, मतलब कॉटन का जो प्रोसेस होता है फाइनल निकालने का, वो कॉटन प्रोड्यूस करते हैं। एग्रीकल्चर का आउटपुट कॉटन। एंड एक क्लोथिंग इंडस्ट्री का जो क्लोथ बनाने के लिए एज अ रॉ मटेरियल कॉटन हो गया, तो इसका आउटपुट किसी दूसरे इंडस्ट्री का इनपुट। बस यही है ये इनपुट आउटपुट मॉडल। इनपुट आउटपुट मॉडल ने जनरल इक्विलिब्रियम पे एम्फेसाइज किया था। मीन्स आपको क्वेश्चन आ सकते हैं अगर अजम्पशन से कि इन्होंने पार्शियल इक्विलिब्रियम पे भी किया था, तो नो, इनपुट आउटपुट मॉडल एम्फेसाइज ऑन जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस। इसमें पार्शियल इक्विलिब्रियम में इसका कोई रोल नहीं होता है। इनपुट आउटपुट मॉडल ऑल्सो एनालाइज ऑन इंटर सेक्टर और इंटर इंडस्ट्री फ्लो। इंटर सेक्टर और इंटर इंडस्ट्री फ्लो क्यों हुआ? क्योंकि किसी का आउटपुट किसी दूसरे इंडस्ट्री के लिए एज अ इनपुट हुआ। हम लोग इसके चले एजम्पशंस करते हैं। एजम्पशंस को मैंने इन शॉर्ट में लिख लिया है, मैं आपको समझाती हूँ। इसमें जो होता है वो 2 सेक्टर मॉडल होता है। 2 सेक्टर मॉडल कहने का मतलब हुआ इंटर इंडस्ट्री और फाइनल डिमांड वेक्टर। मतलब कि जैसे कि अगर के एक इंडस्ट्री का आउटपुट ए इंडस्ट्री का आउटपुट बी इंडस्ट्री का इनपुट हो सकता है इसे, और ये एक दूसरे पर डिपेंडेंट हुए, इसीलिए इसे इंटरडिपेंडेंसी इसमें होती है, बी का इनपुट। फिर नेक्स्ट जो है होमोजीनियस आउटपुट, इसमें होमोजीनियस प्रोडक्ट्स का आउटपुट किया जाता है। फिर थर्ड जो है इनपुट ऑफ वन इज़ द आउटपुट ऑफ अदर। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, ए इंडस्ट्री का आउटपुट बी इंडस्ट्री का इनपुट हो गया। ये हमारा थर्ड अजम्पशंस हो गया। कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल होता है। कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल कहने का मतलब हो गया, अगर हम 5% एज अ इनपुट दे रहा है तो हमारा 5% आउटपुट होगा, मीन्स कांस्टेंट ग्रोथ होगा इसमें। ये जो मॉडल है ये स्टैटिक और डायनेमिक दोनों को करता है सेम अकाउंटिंग ईयर में। ऑल वेरिएबल जो होता है वो सेम पीरियड से रिलेटेड होता है। मीन्स हम करंट पीरियड की बात करेंगे, अगर हम 2023 की बात कर रहे हैं तो इसी को लेके चलेंगे, 22 और 24 का नहीं करेंगे। फिर जो 6th होता है ये नो टेक्निकल प्रोग्रेस होता है। 7th है परफेक्ट कंपटीशन प्रिवेल होता है इन द मार्केट। लॉन्ग रन भी होता है इसमें। ये हमारे इसके कुछ एजम्पशंस थे। इनपुट आउटपुट मॉडल जो होता है ये 2 टाइप का होता है, एक क्लोज इनपुट आउटपुट मॉडल, एक ओपन इनपुट आउटपुट मॉडल। क्लोज और ओपन इनपुट आउटपुट मॉडल में क्या डिफरेंस है? ओपन इनपुट आउटपुट मॉडल जो होता है, इसका जो प्रोडक्शन होता है वो कंज्यूम किया जाता है एक्सोजियसली। मीन्स आपको इस पे, मतलब कि अगर एक इंडस्ट्री अपना, जैसे कि मैंने एग्रीकल्चर और क्लोथिंग इंडस्ट्री का एग्जांपल दिया कि अगर एग्रीकल्चर फाइनल प्रोडक्ट एग्रीकल्चर का हो गया कॉटन, एंड क्लोथिंग का हो गया रॉ मटेरियल आउट कॉटन फॉर मेकिंग क्लोथ्स। तो इसमें क्या हुआ, इसका एक इंडस्ट्री का जो प्रोडक्ट है वो दूसरा इंडस्ट्री यूज़ कर रहा है एज अ रॉ मटेरियल, लेकिन
और इसमें कंजम्पशन जो क्या होता है उस एक्सटर्नली भी होता है। तो जैसे कि ए इंडस्ट्री आपका कोई भी हो गया प्रोडक्शन वाला, ये बी हो गया, बी कौन सा हो जाएगा, हाउस होल्ड सेक्टर हो जाएगा, गवर्नमेंट एजेंसीज गवर्नमेंट हो जाएंगे, मीन्स हम लोग बस कंज्यूम करते हैं, तो इसका प्रोडक्शन कोई कंज्यूम कर रहा है। और एक क्लोज्ड इनपुट आउटपुट में क्या होता है, मीन्स अगर जो प्रोड्यूस कर रहा है वही कंज्यूम भी करेगा। अगर ए इंडस्ट्री प्रोड्यूस कर रही है तो वो खुद के ही सारे इंडस्ट्री में डिस्ट्रीब्यूट करके खुद ही उसी प्रोडक्ट का कंजम्पशन भी कर लेगी, मीन्स प्रोड्यूस भी और कंज्यूम भी दोनों खुद करेगा। मीन्स हमारा जो डिमांड है वो इंडियोजीनियस होता है इसमें। वहीं पे ओपन इनपुट आउटपुट मॉडल में क्या होता है, हमारा डिमांड एक्सोजीनियसली डिटरमाइंड होता है। यही दो डिफरेंस है ओपन इनपुट आउटपुट एंड क्लोज्ड इनपुट आउटपुट। क्लोज्ड में हमारा कंजम्पशन भी खुद ही करेगा प्रोडक्शन करने वाला इंडस्ट्री, एंड ओपन में हमारा क्लोज नहीं होगा, इसमें एक्सोजीनियसली डिटरमाइंड होगा कंजम्पशन, हाउस होल्ड एंड गवर्नमेंट सेक्टर भी करेगा। तो अब जैसे कि देखिए अब एक ये जैसे चार्ट है, इस चार्ट में ये सिंपल सा चार्ट है बस समझने के लिए, इसका एग्जाम में आपका नहीं यूज़ होगा, बस समझने के लिए। तो जैसे कि यहाँ पे एक टोटल आउटपुट का एक कॉलम दिया हुआ है और एक इनपुट का दिया हुआ है। तो जो ये है, ये x1 जो है, ये x और ये 1, ये हमारा इनपुट्स है। ये मतलब कि देखो जैसे कि अगर ये फर्स्ट x11 को उठाऊं तो x11 को अगर लिया तो ये जो फर्स्ट वाला 1 है किसी का आउटपुट किसी दूसरे इंडस्ट्री का इनपुट हो रहा है। तो यही है, तो यहाँ पे क्या है, वन इंडस्ट्री का आउटपुट सेकेंड वन का इनपुट, फिर दूसरे में क्या है, वन इंडस्ट्री का आउटपुट टू इंडस्ट्री का इनपुट। मतलब कि ये सारा जो है ये ओपन इनपुट आउटपुट मॉडल है। तो अगर आपको कह दे कि इसमें क्लोज इनपुट आउटपुट मॉडल ढूंढ के बताओ तो आप लोग कैसे आइडेंटिफाई करोगे। तो आप लोग ये देख रहे होगे कि ये जो x11 x22 x33 x44 ये सारा जो है ये खुद ही प्रोड्यूस भी कर रहा है और खुद ही कंज्यूम भी कर रहा है अपने ही इंडस्ट्री में डिस्ट्रीब्यूट करके, क्योंकि 22 है 233 है, खुद ही प्रोड्यूस खुद ही कंज्यूम। और ये जो सारा 12 है ये 13 है, मीन्स ये ओपन इनपुट आउटपुट मॉडल है, किसी और का प्रोडक्शन किसी दूसरे का कंजम्पशन हो रहा है एज अ रॉ मटेरियल। तो ये हमारा फाइनल डिमांड होता है, आउटपुट होता है, बस यही है और कुछ ज़्यादा समझने के लिए इसमें नहीं है। तो अब चले आगे देखते क्या है। हम लोग टेक्नोलॉजिकल कोफिशिएंट मैट्रिक्स करेंगे। टेक्नोलॉजिकल कोफिशिएंट मैट्रिक्स क्या हो गया, मतलब कि यहाँ पे आपका एक जो इक्वेशन है x इज इक्वल्स टू ए एक्स प्लस एफ। तो यहाँ पे ये जो x है ये हमारा फाइनल आउटपुट हो गया, और a क्या हो गया, a हमारा मैट्रिक्स हो गया, x x1 x2 x3 जो था वो हो गया, एंड f जो है ये हमारा फाइनल डिमांड हो गया, एंड ये x टोटल आउटपुट मैट्रिक्स। तो क्या है, इसी इक्वेशन को आप लोग सिंप्लीफाई करो तो क्या होता है, देखो जैसे कि ax यहाँ पे है गिवन x इज इक्वल्स टू ए एक्स प्लस एफ। अब आप क्या करोगे, ये जो ax है इसको LHS में शिफ्ट करो, x माइनस ए एक्स इज इक्वल्स टू एफ। फिर क्या और इसे सिंप्लीफाई करते हैं, x कॉमन कर लेते हैं, x 1 माइनस ए इज इक्वल्स टू एफ। और फिर क्या करते हैं, इस x को इधर ही रहने दो और इसको इन्वर्स कर दो। तो इन्वर्स करोगे तो 1 माइनस ए इन्वर्स f इज इक्वल्स टू x। तो ये हमारा फाइनल आ गया। अब आगे बढ़ने से पहले हम लोग हॉकिन साइमन कंडीशन करेंगे, ये एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। अगर इनपुट आउटपुट में क्वेश्चन आता है तो हॉकिन साइमन से आपके क्वेश्चन आ सकते हैं। हॉकिन साइमन कंडीशन में जो क्या होता है, ये अगर इतना को ना पढ़ के आपको सिंपली बताऊं तो क्या होता है, हॉकिन साइमन के दो कंडीशंस होते हैं। इस दो कंडीशन में हमारा जो फर्स्ट कंडीशन होता है, मीन्स डिटर्मिनेंट ऑफ i माइनस ए मैट्रिक्स शुड बी ग्रेटर देन ज़ीरो। मीन्स हमारा जो i माइनस ए का जो मैट्रिक्स होता है ये हमारा ज़ीरो से बड़ा होना चाहिए, मीन्स ये ऑलवेज पॉजिटिव में आना चाहिए। अगर ये आपका फर्स्ट कंडीशन फुलफिल होता है तभी हॉकिन साइमन कंडीशन फुलफिल होगा। फिर जो सेकेंड कंडीशन है, सेकेंड कंडीशन में होता है कि डायगोनल एलिमेंट शुड बी पॉजिटिव और लेस देन ज़ीरो। मतलब डायगोनल एलिमेंट जो होता है
ये भी हमारा 0 से बड़ा आना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। 0 से 1 से छोटा हो सकता है, लेस देन 1 हो सकता है, लेकिन पॉजिटिव ऑलवेज होना चाहिए। से रिलेटेड हम लोग एक क्वेश्चन करेंगे, एक या दो क्वेश्चन करेंगे, फिर आपको समझ आएगा। अगर ये दो कंडीशन फुलफिल हो रहा है तभी हमारा हॉकिन साइमन कंडीशन फुलफिल हो रहा है। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है, द डिटर्मिनेंट मस्ट ऑलवेज बी पॉजिटिव एंड द डायगोनल एलिमेंट्स शुड बी पॉजिटिव। तो डिटर्मिनेंट कहने का मतलब आई का कहने का मतलब हो गया, आई जो होता है, आई मैट्रिक्स, आपको मैट्रिक्स में मैंने बताया था कि ये 1 0 0 1 इस वाले स्ट्रक्चर में होता है, इस वाले फॉर्मेट में होता है, तो वो आई का होता है। तो अगर यहाँ पे मैंने लिखा है आई माइनस ए मीन्स ए भी हमारा कोई मैट्रिक्स होगा। जब ए हमारा कुछ मैट्रिक्स होगा तो मीन्स इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो हमारा 0 से बड़ा होना चाहिए, मॉड के फॉर्म में होना चाहिए। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग एक करते हैं अभी। हमारा मैट्रिक्स है और इसको आइडेंटिफाई करो ये हॉकिन साइमन कंडीशन फुलफिल कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो हम लोग पहले क्या करेंगे, हॉकिन साइमन का फर्स्ट कंडीशन पहले चेक करेंगे। उसका फर्स्ट कंडीशन चेक करने का क्या था कि हमारा आई डिटर्मिनेंट्स ऑफ आई माइनस ए शुड बी पॉजिटिव, मीन्स 1 0 0 1, ये हमारा आई की वैल्यू हो गई। माइनस ए की वैल्यू हमारी है 0.2 0.7 0.2 0.2। अब आप इसको चेक करो तो 1 माइनस 0, ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस 0.2, फिर 0 माइनस 0.7, फिर यहाँ पे 0 माइनस 0.2 और 1 माइनस 0.2। क्या किया मैंने, मैट्रिक्स का क्लास अगर आप लोगों ने देखा होगा तो ये आपको टफ नहीं लगा होगा। इससे इसको माइनस किया, फिर इससे इसको, एंड देन इससे इसको माइनस किया और इससे इसको किया था माइनस। अब इसको माइनस करो तो 1 माइनस 0.2 क्या हो जाएगा, 0.8, 0 माइनस 0.2 माइनस 0.2, फिर 0 माइनस 0.7 माइनस 0.7, 1 माइनस 0.2 0.8। अब आप लोग यहाँ पे अगर आप देखो तो कि डायगोनल एलिमेंट हमारा सेकंड, इसी फर्स्ट कंडीशन को चेक करने में हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया कि हमारा जो डायगोनल एलिमेंट है ये हमारा पॉजिटिव है, मीन्स 0.8 के सामने पॉजिटिव सिंबल है, तो हमारा डायगोनल एलिमेंट तो पॉजिटिव हो गया, मीन्स सेकंड कंडीशन जो था वो फुलफिल हो गया, सेकेंड कंडीशन फुलफिल हो गया। अब हम फिर क्या करेंगे, यही जो हमारा आई माइनस ए आया है हम उसको सॉल्व करेंगे। ए इज इक्वल्स टू, तो क्रॉस करते थे 0.8 इंटू 0.8, फिर माइनस 0.2, 0.2 हमारा माइनस में है तो इसके सामने माइनस का सिंबल, इंटू हमारा माइनस 0.7। तो अब देखो क्या है, 0.8 और 0.8 हो गया मल्टीप्लिकेशन इसका 0.64, सिंबल पॉजिटिव में ही था, माइनस फिर 0.2 इंटू 0.7, ये हो गया 0.14। लेकिन यहाँ पे माइनस का सिंबल है, यहाँ भी माइनस का सिंबल, तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो हो गया 0.14। तो अब क्या, अब इसको माइनस करो 0.50। अब आप लोगों ने देखा कि ये भी हमारा पॉजिटिव है, मीन्स हमारा फर्स्ट कंडीशन भी फुलफिल हो गया। तो हमारा दोनों कंडीशन जब फुलफिल हो जाता है तो वो हमारा हॉकिन साइमन कंडीशन का सेटिस्फाई कर रहा है। एक एग्जाम्पल था, ऐसे आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं। मैंने यहाँ पे यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन लिया है, यहाँ पे अब आप लोग ये कर सकते हो। इन एन ओपन इकोनॉमी मॉडल of input output analysis, A is input coefficient matrix and I minus A is technological coefficient matrix. The following is viability condition to be satisfied. वायबिलिटी कंडीशन कहने का मतलब हो गया जो हमारा था पॉजिटिव में आना चाहिए। तो यहाँ पे आप लोग देखोगे तो इसका क्या था, आई माइनस ए डायगोनल एलिमेंट, यहाँ पे मैंने जो ये बताया, तो ये यहाँ पे किस में है, इसमें भी है, लेकिन आपको यहीं पे टिक नहीं लगाना है क्योंकि अगर यहाँ कर दोगे तो आंसर रॉन्ग हो सकता है। आपको आगे भी ऑप्शन पढ़ने हैं, यहाँ तो लेस मतलब इक्विलिब्रियम का सिंबल नहीं है, यहाँ पे ग्रेटर है, मीन्स हमारा बी प्रोबेबली आंसर हो सकता है, सी तो हो ही नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे 0 बड़ा है।
तो ए और सी तो कैंसिल हो गया। अब आपको डी ऑप्शन पढ़ना है। यहाँ पे ऑल प्रिंसिपल माइनर्स ऑफ आई माइनस ए मैट्रिक्स मस्ट बी पॉजिटिव। मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे जीरो एज वेल एज पॉजिटिव ये भी होना चाहिए। तो ये माइंड में रखते हुए हमारा यहाँ पे डी आंसर हो जाएगा। एक यूजीसी नेट का क्वेश्चन है, एन इनपुट आउटपुट मॉडल विच हैज़ एंडोजेनियस फाइनल डिमांड वेक्टर इज़ नोन एज। तो मैंने आपको बताया था कि जहाँ पे एंडोजेनियसली मतलब हम जब खुद ही प्रोड्यूस और खुद ही कंज्यूम कर रहे हैं तो उस टाइम पे हमारा क्लोज्ड इनपुट आउटपुट मॉडल हो जाता है। तो यहाँ पे इसका आंसर हमारा बी हो जाएगा, दैट इज़ क्लोज्ड इनपुट आउटपुट मॉडल, क्योंकि यहाँ पे एंडोजेनियस फाइनल डिमांड है, खुद ही कंज्यूम एंड खुद ही प्रोड्यूस दोनों कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, फॉर अ वायबल इनपुट आउटपुट सिस्टम कंडीशन विच आर पॉस्टुलेट। तो मैंने आपको बताया था कि हॉकिन साइमन कंडीशन में हम लोग दो कंडीशन पढ़ते हैं, जिसमें कि एक हमारा वायबिलिटी एंड रिलायबिलिटी कंडीशन मीन्स हमारा आई माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ आई माइनस ए शुड बी ज़ीरो और पॉजिटिव ग्रेटर देन ज़ीरो एंड पॉजिटिव, एंड सेकेंड जो था उसका डायगोनल एलिमेंट शुड बी पॉजिटिव। तो ये कंडीशन किस में पढ़ते हैं? हॉकिन साइमन कंडीशन में। तो यहाँ पे हमारा हॉकिन साइमन कंडीशन आंसर हो जाएगा। फिर क्या है, इनपुट आउटपुट टेक्निक वॉज इन्वेंटेड बाय विच। तो आप लोग जानते हो इसमें क्विज़ने का रोल था, क्विज़ने ने लाया था आइडिया। फिर इस पे आगे काम किया था कार्ल मार्क्स ने। फिर ये जो इसका मेन जो था गिवन गया मॉडल जो दिया था उन्होंने लियोनटिव मॉडल दिया था, लियोनटिव। तो यहाँ पे है वॉजले लियोनटिव, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, अभी मैंने आपको ही करके बताया था इसकी क्रोनोलॉजी, तो उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, विच ऑफ द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इकोनॉमिस्ट कंट्रीब्यूटेड इनपुट आउटपुट एनालिसिस। इनपुट आउटपुट एनालिसिस में किसका किसका कंट्रीब्यूशन था? तो हम लोग जान रहे हैं क्विज़ने का कंट्रीब्यूशन है, कार्ल मार्क्स का, लियोनटिव का, और इंडियन इकोनॉमिस्ट VKRV राव का भी हुआ था। थर्ड 5 ईयर प्लान में इसका रोल था। तो इसमें क्रोनोलॉजी क्या थी हमारी? सबसे पहले क्विज़ने थी, फिर कार्ल मार्क्स, फिर लियोनटिव, फिर हॉकिन साइमन कंडीशन। तो हॉकिन साइमन, तो ऐसा कौन से ऑप्शन है? फर्स्ट हॉकिन साइमन, नहीं ये नहीं होगा, ए नहीं होगा, कार्ल मार्क्स पहले इसमें आ जा रहा, बी भी नहीं होगा, सी है, सी क्विज़ने है। तो क्विज़ने, कार्ल मार्क्स, लियोनटिव, हॉकिन साइमन, ये हमारा सही क्रोनोलॉजी है। तो इनपुट आउटपुट मॉडल से मैंने कंसेप्ट आपको बताया, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कराए। इससे ज़्यादा डेप्थ क्वेश्चन आपको नहीं पुट होगा, तो इतना आप लोग कर लो। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।